हम इस संवाद कार्यक्रम के महत्वपूर्ण सत्र में हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए जो शख्स हमारे बीच में हैं, उनकी पहचान केवल इतनी बाहर नहीं है कि वह वर्तमान सरकार में एक जिम्मेदार मंत्री हैं। उससे भी बड़ी पहचान यह है कि वह एक बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। उन्हें एक सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र होने का अवसर ईश्वर ने प्रदान किया। लोग जानते हैं कि कैलाश सारंग मध्य प्रदेश की सियासत में एक विद्वान व्यक्ति की छवि रखा करते थे। उनके चाचा विश्वास जी के गोविंद सारंग जी को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुशल संगठक के तौर पर लोग याद रखते हैं, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विश्वास सारंग को एक कर्मवीर राजनेता के तौर पर मध्य प्रदेश की जनता में हम जानते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होता है विश्वास सारंग जी का अभिनंदन कर। और विश्वास जी, संवाद की शुरुआत आपसे ही करते हैं और जानना ये चाहते हैं, भाई मेहनत तो आपने 2008 में भी की, 2013 में भी की, पर 2018 में उसका प्रतिफल वैसा नहीं मिला जैसा पहले मिलता आया था। तो 2023 के लिए क्या तैयारी है? आदमी अनुभव से सीखता है, क्या सीखे? नहीं, देखिए हिमांशु जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 की जब आपने बात की, तो 2018 में भी यदि आप वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे जी, तो वोट परसेंटेज हमें ज्यादा मिला है जी। ये बात सही है कि हम सीटों के आंकड़ों में 2-3 सीटें हमारी कम थी जी, पर यह बात भी सही है कि किसी और को भी बहुमत नहीं मिला था। जी, मैं ये कहता हूं कि जो शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात थी, इसलिए हमने अपने आप को पीछे किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं जाकर राज्यपाल जी को अपना इस्तीफा सौंपा और कहा कि यदि कोई और दावा करता है तो वो दावा करे, और उसी का परिणाम निकला कि निर्दलीय और बीएसपी और एसपी विधायकों के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी। पर आप ये नहीं कह सकते कि जनता ने हमें शिरोधार्य नहीं किया या आशीर्वाद नहीं दिया। वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा था, सीटों के आंकड़े में भी हम 1-2 कम थे, पर हम यदि चाहते तो हम उस समय सरकार बना सकते। हमने तो सवाल आपसे इसलिए किया था विश्वास जी कि पिछले अनुभव से कुछ सीखे होंगे। आप इसी में मुग्ध हैं, आपको लगता है कि कोई और ध्यान देने की जरूरत नहीं, कोई सुधार की जरूरत नहीं, वोट ज्यादा आते रहे, सीटें कुछ कम भी रहे तो चल जाएगा? इस बार कुछ तैयारी है कि भैया वोट नहीं, सीटें भी अपनी ज्यादा रहनी चाहिए? ये हमारा सवाल है। सीटें भी ज्यादा रहेंगी, वोट भी ज्यादा रहेगा, और हमारे गृह मंत्री जी ने नारा दे दिया 150 पार जी। तो भाजपा की सरकार बनेगी और 150 पार होगा, फिक्र मत करिए। नहीं, नारे से ही काम बन जाएगा या कुछ और भी किया? हम तो जानना ये चाहते हैं भाई विश्वास जी, इस बार क्या ऐसा कर रहे हो हिमांशु जी, आप जिससे तो 2018 से आपने समझाओ आप इस तो बार ऐसा करेंगे? आप तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं जी। और मुझे इस बात का भी विश्वास है कि भाजपा की तैयारी भी आपको मालूम है और कांग्रेस की तैयारी भी आपको मालूम है जी। एक आप बहुत ही सजग पत्रकार हैं जी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो सबके सामने है जी। चाहे जन आशीर्वाद यात्रा का मामला हो जी, चाहे सरकार की रीति नीति का मामला हो, सरकार की जनोपयोगी योजनाओं को क्रियान्वयन करने का मामला हो, प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने का मामला हो, संगठन के विस्तार की बात हो, बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की बात हो, हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं और हम विश्वास के साथ 2023 के चुनाव को जीतेंगे। और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा को प्रतिपादित किया है, वो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। विश्वास जी, आपको डर नहीं लगता? भाई कांग्रेस बताती है कि 15 महीने में कमाल की सरकार रही थी, कमलनाथ जी की, कमाल का काम किया था, और उस सरकार को आपने खेल से पलट दिया, इसलिए जनता जो है आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। और 2023 में तो ऐसी करारी हार आपके इससे आने वाली है जैसे आप सोच नहीं सकते। डर नहीं लगता विश्वास जी? कमाल की सरकार रही 15 महीने। देखिए, ये सब बातें बच्चों की पुलिस जैसी है जी। जैसे बच्चों की पुलिस होती है ना कि हैंड साहब मेरे हाथ में बंदूक है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा, ना मौसी को मूछें होंगी ना मामा कहला पाएंगे। देखिए, 15 महीने की सरकार में क्या कुछ हुआ ये हम भी नहीं, पूरा देश जानता है जी।
अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार से डूबी हुई वो कमलनाथ जी की सरकार थी। जी, मैं पूरी गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं। जी, आप बहुत सजग हैं, जी, आप पढ़ते हैं, आप लिखते हैं। इस देश की आजादी के बाद किसी सूबे में इतनी भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं होगी। वो 15 महीने में मध्य प्रदेश में एक समानांतर सरकार चली थी भ्रष्टाचार की, एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई थी। जी, प्रदेश के बजट से कोई लेना देना नहीं था। जी, चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी और आरक्षक से लेकर डीजी तक जी, केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था। जी, संबल योजना बंद, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना बंद, तीर्थ दर्शन योजना बंद, आदिवासियों को 1000 रुपए देने वाली योजना बंद, लैपटॉप देना बंद, साइकिल देना बंद, फ्री में ड्रेस देना बंद, मध्याह्न भोजन बंद। मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया 15 महीने में। जी। अब यदि उसके बाद भी कोई दम भर रहा है तो मुझे आश्चर्य है। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार में एक ही काम अच्छे से हो पाया था, जी, वो भी पूरा नहीं हो पाया। इंदौर में आईफा अवार्ड की पार्टी हुई, जाम से जाम भी टकराए और हीरो हीरोइन भी आए। उसके अलावा 15 महीने की कोई और बहुत उपयोगिता मुझे नहीं दिखती। पर देखिए, ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, वोट मांगने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, चुनाव लड़ाने का भी अधिकार है। तो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लड़ना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि अच्छे ताकत के साथ वो भी लड़े, पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। जो आपने कहा उसमें 2-3 सवाल हैं। पहले तो आपने ये कहा कि सूबे में जैसी ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी, ऐसी देश में कोई और सरकार नहीं थी। क्या बता रहे हैं विश्वास सारंग जी? कांग्रेस की, गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार, छत्तीसगढ़ में भूपेश जी की सरकार ईमानदार सरकार है। अरे वो तो और ही आगे चल रहा है। मेरे मध्य प्रदेश की बात की भाई। जी, छत्तीसगढ़ तो आप जानते हो जी, गहलोत जी ने क्या किया ये आप जानते हो जी, पर अभी आपका क्योंकि कार्यक्रम मध्य प्रदेश तक सीमित है जी, और मैं भी ये चाहता हूं यहीं तक सीमित रहे, जी, तो जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। अच्छा, एक बार बताओ, आप बोल रहे हो कि वो कांग्रेस मजबूती से लड़े, हम ये चाहते हैं, और कांग्रेस के जितने मजबूत नेता थे उन्हें आप अपने दरवाजे से अंदर लेते जाते हो और मंच से बोलते हम चाहते हैं, दोनों कैसे होंगे? हिमांशु भाई, कम से कम 15 से 17 विधायक हैं जी, जो अर्जी लगाकर बैठे हुए, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के। जी, भारतीय जनता पार्टी आयातित नेताओं के भरोसे नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, हमारे कार्यक्रम को, और सबसे बड़ा इस देश के लिए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाला कोई कार्यकर्ता होगा, वही भाजपा में आएगा। अच्छा, ये बताओ, जो ये पहले आपने 28 विधायक लिए भाजपा में, उन्होंने क्या गुल खिलाया है जो अब आपने कांग्रेस के नए विधायकों से कान पकड़ लिए? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। मैं फिर बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। वो जो 28 विधायक आए जी, वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीते थे जी, और उस समय आपको याद होगा कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी उससे पहले कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे। जी, 2 लाख रुपए का कर्जा हम माफ करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, प्रदेश में विकास करेंगे, गांव से लेकर शहर तक, खेत से लेकर खलिहान तक, मजदूर से लेकर किसान तक, हर जगह विकास और कल्याण होगा। वो जो 28 विधायकों ने जब देखा कि हम जिस बात को लेकर जनता के बीच गए थे, जिस कारण जनता ने कांग्रेस के माध्यम से हमें विधायक बनाया, वो काम तो हो नहीं पाया। एक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ, एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, जिसको लगता है कि जनता के प्रति मेरा उत्तरदायित्व है, जनता के प्रति मेरी कटिबद्धता है, उसका जिगर इस बात को लेकर निश्चित रूप से झकझोर जाता है। और उन्होंने अपने आत्मा की आवाज को स्वीकार किया और कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। जहां तक आपने कहा कि 1%, 2% और कांग्रेस कह रही है कि उस समय जो हमारी सरकार बदल गई उसका बदला 2023 में लिया जाएगा, ये वो गलत बात कर रहे हैं। 2018 के बाद जो सरकार में परिवर्तन हुआ था और 28 विधायकों का जो उपचुनाव हुआ, उसमें मैक्सिमम जगह भारतीय जनता पार्टी जीती। उस समय वो टेस्ट हो गया और उस समय जनता ने उस टेस्ट में भाजपा को पास कर दिया। इसलिए 2023 में इसका कोई बहुत परिणाम नहीं होगा। हाँ, कांग्रेस का कुशासन, भाजपा का सुशासन, कांग्रेस का विनाश, भाजपा का विकास, इस पर चुनाव होगा और हम जीतेंगे। अरे एक बात बताइए, आपने कह दिया कि 15 विधायकों की अर्जी हमारे पास लगी हुई है। आप तो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा परिवार है जो भी राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है उसका स्वागत है।
वो 15 विधायक राष्ट्र निर्माण के लिए आने के लिए इच्छुक हैं, आप मना कर दे रहे हैं। नहीं देखिए, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं भाई? मैंने यही कहा आपसे कि आपने ये कहा ना कि आप लेते जा रहे हैं, तो मैंने कहा अभी भी बहुत सारे हैं जी, पर भारतीय जनता पार्टी बिना परीक्षण के, इसलिए नहीं कि कोई विधायक बन गया, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो हम ले लें जी, हम देखेंगे, हम परखेंगे। अभी हमारे को इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। और निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति जनता की सही मायने में सेवा करना चाहता है तो फिर विचार करेंगे। जब सब मामला इतना बढ़िया है तो आचार संहिता लगने का इंतजार किए बगैर ये सीटें क्यों घोषित कर रहे हैं विश्वास जी? आप तो इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, आपका पालन पोषण भी जो है राजनीतिक वातावरण में हुआ, मुझे नहीं कभी देखा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे धड़ाधड़ टिकटों की इतनी जल्दबाजी में घोषणा क्यों? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये नियम है कि आचार संहिता के पहले टिकट डिक्लेयर नहीं कर सकते जी। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। मैं नियम की बात नहीं कर रहा। पहली बात जी। दूसरी बात है, यही कॉन्फिडेंस है जी, यही पार्टी का संगठन है जी, यही पार्टी का विचार है, यही पार्टी की अपने कार्यकर्ताओं के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम 4 महीने पहले भी चुनाव के टिकट डिक्लेयर करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसको स्वीकार करता है। ये संगठन की हमारी शक्ति और हमारी विचार के प्रति निष्ठा का परिचायक है। भाई जब इतना भरोसा है, इतना विश्वास, इतनी इच्छा शक्ति, तो सूची में ना शिवराज सिंह चौहान का नाम है, ना विश्वास सारंग का नाम है। कुछ इनके संदर्भ में पुनर्विचार है क्या भाई? फिक्र मत करिए, वो भी नाम आएंगे, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो सीटें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए थे जी, हमने स्ट्रेटेजिकल उन सीटों पर हमने पहले प्रत्याशी डिक्लेयर किए जी, और ये हमारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड का निर्णय है जी। ये एक हमारा बहुत ही अभिनव प्रयोग है और निश्चित रूप से ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति को तो स्थापित करता ही है, पर उसके साथ साथ हमारी चुनाव की क्या तैयारी है इस बात को भी स्थापित करता है, और हमारे जो विचार है उसके प्रति और प्रदेश के विकास और कल्याण के प्रति जो हमारी तैयारी इस बात को भी स्थापित करता है। ये जो पहले टिकट घोषित हुए विश्वास जी, आप तो जमीनी नेता हैं, 39 सीटों पे उम्मीदवार घोषित किए, क्या महसूस कर पा रहे हैं? प्रयोग है, प्रयोग की प्रतिक्रिया कैसी आ रही है? बहुत अच्छी है, बहुत। मैंने कहा ना, कहीं से कोई विरोध नहीं है जी, कहीं से कोई इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति नहीं है जी। और देखिए, हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय राजनीति को सही दिशा में ले जाना चाहती है। क्यों ना जनता को उसके प्रत्याशी का 4 महीने पहले से चेहरा पता लगे? आप इसको सकारात्मक रूप से नहीं लेंगे? क्यों ना जनता उसको जांचे परखे? क्यों ना जनता 4 महीने तक देखे कि मुझे किसको जनप्रतिनिधि चयन करना है, वो सही है या नहीं जी। इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयोग है और इसके सार्थक परिणाम आएंगे। इसके सार्थक परिणाम आएंगे। भाजपा अपनी उम्मीदों को लेकर कांग्रेस के अंदरूनी संघर्ष पर भी बड़ी उम्मीद रखती है। अब कांग्रेस बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो खेल करने वाले थे वो सब अब भाजपा में खेल करने पहुंच चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। इस आकलन पे विश्वास जी की टिप्पणी? मैंने कहा ना, बच्चों की पुलिस जैसी बातें हैं। देखिए, रोज सुबह अपने ड्राइंग रूम में बैठना और कहना मैं इसको ठीक कर दूंगा, सरकार आने वाली है, तुम ठीक हो जाओ, सरकार आने वाली है। देखिए, इससे राजनीति नहीं चलती। मैं, बहुत वरिष्ठ है मुझसे, देखिए, चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, मैं व्यक्तिगत बहुत टिप्पणी करने का आदी नहीं हूं जी। पर अभी देखिए, कमलनाथ जी को दिग्विजय सिंह जी कहां छोड़कर आएंगे? अभी रुक तो जाओ, आप चुनाव आने तो दो। किसका क्या एजेंडा है? नजरों में और मन में बहुत अंतर है। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करेगी, ये भगवान ही मालिक है। इसलिए कौन कहां आ गया और कौन कहां रह गया, इस पर चर्चा करने दीजिए। पर यह बात सही है कि कमलनाथ जी अपने होर्डिंग लगाते हैं कि वो सीएम के प्रत्याशी हैं, दिग्विजय सिंह जी पीछे से अपने समर्थकों के साथ अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, हमारे सुरेश पचौरी जी और राहुल जी और अरुण यादव जी कहीं ना कहीं कोना ढूंढ ही रहे हैं। तो अभी ताज को लेकर जो बातें हैं उसमें कोई सरताज नहीं बन पाएगा। वो ढूंढे ना ढूंढे, आप तो जगह देने के लिए तैयार बैठे ही हैं। नहीं, देखिए, फिर मैं कहूंगा कि वो जो 15 लोगों की अर्जी है उसमें इन लोगों का नाम नहीं है जी। लेकिन सवाल आपसे यह है कि आप बार बार बता रहे हैं ये बच्चों का चोर पुलिस का मामला है,
पर विश्वास जी दिक्कत यह है ना कि ये चोर पुलिस 2018 में खेलते खेलते उन्होंने सरकार बनाई ली थी, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। नहीं, आप मत डरो, पूछना पड़ता है। हिमांशु भाई आप बिल्कुल मत डरो जी, ना आपको डरने की जरूरत है जी, ना प्रदेश को डरने की जरूरत है। खिलेगा, प्रचंड बहुमत से खिलेगा, वो जो गफलत की स्थिति थी वो समाप्त हो जाएगी। कमल खिलेगा, क्यों खिलेगा? क्या कर दिया आपने इन 3 साल में? थोड़ा इसमें भी रोशनी मिले विश्वास जी से कि भाई ऐसा क्या काम कर दिया है जिसके चलते जो भारतीय जनता पार्टी 2013 की 167 सीटों से 109 सीटों पर आई थी, वो वापस प्रचंड बहुमत की स्थिति में आएगी, 150 पार कर जाएगी। देखिए हिमांशु जी, मुझे अच्छा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों सरकार में आएगी और क्यों सरकार में आना चाहिए, ये आप मुझसे मत पूछिए। आप जाकर उन लाखों बच्चों से पूछिए जिनका दिल का इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। आप मुझसे ये प्रश्न मत पूछिए। आप उन लाखों बेटियों से पूछिए जिनकी शादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई। आप मुझसे ये प्रश्न मत पूछिए। आप उन गरीब लोगों से पूछिए जिनके घरों में संबल योजना का लाखों रुपए का अनुदान पहुंचा। आप मुझसे मत पूछिए। आप उन युवाओं से पूछिए जिनको रोजगार मिला। आप मुझसे मत पूछिए। आप उन मेधावी छात्रों से पूछिए जिनकी 18-18, 20-20 लाख की फीस भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरा रही। आप मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछिए। आप उन 1,32,00,000 बहनों से पूछिए जिनको 1250 रुपए हर महीना भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। आप मुझसे ये मत पूछिए। आप उस किसान से जाकर ये प्रश्न पूछिए जिसके खेत में एक एक खेत में पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूछा। आप मुझसे मत पूछिए। आप जाकर उन किसानों से पूछिए जिनको बिजली की उपलब्धता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराई। आप मुझसे मत पूछिए। आप गांव के, शहर के, हर एक कस्बे के हर एक व्यक्ति से पूछिए जो विकास को आज शिरोधार्य कर रहा है। गांव से लेकर शहर तक, खेत से लेकर खलियान तक, किसान से लेकर मजदूर तक, युवा से लेकर हर एक महिला तक, चाहे कल्याण की बात हो चाहे विकास की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर एक जगह काम किया है। और यही रिपोर्ट कार्ड लेकर आज हम निकले हैं। और ये रिपोर्ट कार्ड, और केवल यही नहीं, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने, चाहे कोविड का विषय हो, कोविड के समय हम सबकी जान बचाने की बात हो, दुनिया का नाम दुनिया में पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की बात हो, चाहे किसान को उसका सम्मान देने की बात हो, हर जगह तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और निश्चित रूप से ये रिपोर्ट कार्ड पर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मध्य प्रदेश की सरकार, जनता देगी। आपने नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कर दिया, आपने शिवराज सिंह चौहान जी का भी जिक्र कर दिया, पर सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्री के तौर पर विश्वास सारंग भी हैं। विश्वास सारंग जी ने क्या कुछ योगदान बतौर मंत्री दिया है जिसके चलते प्रदेश की जनता का भरोसा भाजपा के संदर्भ में बने? थोड़ा इस पे तो देखिए, बाकी के लिए हम जनता से बात कर लेंगे, इस पे तो बोल दीजिए आप। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं अपनी बात करूंगा तो वो शायद बहुत ही छोटा सा विषय रहेगा, पर मैं ये कह सकता हूं कि मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान जी ने दी है जिस विभाग की, यदि आप बोलेंगे तो मैं 1 मिनट में उसके उपलब्धि बताता हूं, पर मैं उसका श्रेय खुद नहीं लूंगा जी। ये एक कलेक्टिव है, ये एक टीम वर्क है जी। देखिए, इस 75 साल की आजादी के बाद इस देश में इस बात की चर्चा चलती रही कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा और शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात का निर्णय लिया और हमारे विभाग ने उसको मूर्त रूप दिया। 75 साल की आजादी के बाद पहली बार हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई मध्य प्रदेश में हमने शुरू करवाई। और हिमांशु जी, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हमने पिछले अक्टूबर में उसकी किताबों को लॉन्च कर दिया था, उसका ट्रांसलिटरेशन कर दिया था। और भगवान सब अच्छा करेगा तो सितंबर के आखिरी तक, 30 सितंबर तक मैं 4 साल की बाकी की किताबें भी हिंदी में रूपांतरित कर रहा हूं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जो हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराएगा। इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं। एक बार जोरदार तालियां इस घोषणा के संदर्भ में कि जो हमारी राजभाषा है हिंदी, उसके 4 साल और जो बचे हुए थे उनकी पुस्तकें भी इसी माह के अंत तक आप हमें उपलब्ध करा देंगे। एक बार जोरदार तालियां विश्वास जी के लिए जी। और देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, फिर मैं ये अपने को श्रेय नहीं देना चाहता हिमांशु जी, ये बहुत छोटी बात हो जाएगी, पर विभाग को दीजिए साहब, अपने विभाग को दे लीजिए, अपने को मत दीजिए। मैं अपनी टीम बताइए तो सही, अपनी टीम को देता हूं जी। आप बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने मुझे ये स्पेस दिया कि मैं अपने सरकार की, अपनी विभाग की उपलब्धियों को यहां बता पाऊं। कोविड के समय मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे ये कहते हुए फक्र होता है
कि हमारे विभाग ने जो काम किया, हमारे डॉक्टर्स ने जो काम किया, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारा पैरामेडिक्स ने जो काम किया, शायद वो अपने आप में अनुकरणीय है। उस समय जब दुनिया पूरी हाहाकार मचा हुआ था पूरी दुनिया में, उस समय कोविड मैनेजमेंट देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हुआ, शायद वह पूरी दुनिया के सामने एक रोल मॉडल है। चाहे मेडिकल फैसिलिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, चाहे डॉक्टर्स के प्रोक्योरमेंट की, चाहे दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो, चाहे डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट की बात हो, चाहे डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग की बात हो, हर स्तर पर हमने काम किया। वैक्सीन बनाना चुनौतीपूर्ण था, उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण वैक्सीन लगाना था। पूरी हिंदुस्तान में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, वो अभूतपूर्व था। और केवल यही नहीं, हमने नॉलेज शेयरिंग मिशन की स्थापना की, हमने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के साथ MOU किया, हमने नई तकनीक को हमारे मेडिकल कॉलेज में और अस्पतालों में उपयोग किया, हमने AI के माध्यम से हमारे मरीजों के इलाज की बात की। मैंने पहली बार आधारशिला जो फाउंडेशन कोर्स है उसकी मध्य प्रदेश में शुरुआत की, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो महापुरुष जिन्होंने आजादी के बाद या आजादी के पहले भी हिंदुस्तान के समाज को नई दिशा दी है, उनको हम मेडिकल की पढ़ाई में पढ़ा रहे हैं। चाहे वो गांधी जी हो, चाहे डॉक्टर हेडगेवार हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर साहब हो, चाहे सुश्रुत हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, हम उसके माध्यम से केवल डॉक्टर नहीं बल्कि अच्छे डॉक्टरों के निर्माण की बात कर रहे हैं। हमने यदि आप सीटों की वृद्धि की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी तो मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। आज सरकार के 14 हैं, 10 प्राइवेट हैं, 6 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में है, 10 बनने वाले हैं। लगभग 33 मेडिकल कॉलेज हम अगले साल तक शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश के हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज शुरू कर देंगे। हमने लगभग 600% की वृद्धि की है मेडिकल की सीटों में। MBBS की PG की बात करें, देश में पहली बार मध्य प्रदेश स्थान पाए जो मेडिकल कोर्स, जो नया हमारा कोर्स PG के कार्यक्रम में आता है, सबसे पहला मध्य प्रदेश अडॉप्ट करता है। तो आपको काम किया। लोग इस बात से परेशान हैं कि आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे थे, वो मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय पे खुल रहे थे, पर सीहोर में मेडिकल कॉलेज खुल तो रहा है जिले में, पर बुधनी में खुल रहा है। क्यों बुधनी? ये सवाल सीहोर में बैठकर लोग कर रहे हैं। विश्वास सारंगी के पास तो इसका उत्तर है। एक ऐसा जगह है जिससे 2 से 3 जिले को हम कैटर करने की स्थिति में है। जी देखिए, मेडिकल कॉलेज बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जी, और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जहां एक और हम डॉक्टर का निर्माण करते हैं, तो उसके साथ साथ जो हमारा उससे संबद्ध अस्पताल है उसमें हम टर्शरी केयर के माध्यम से गरीब मरीजों का इलाज भी करते हैं। जी। बुधनी एक ऐसा जगह थी जहां से हरदा जिला और होशंगाबाद जिला, ये दोनों को हम कैटर कर सकते थे। इसलिए जो हमारा फिजिबिलिटी डिजाबिलिटी का जो हमारा सर्वे आया, उसमें हमें बुधनी एक ऐसा स्पॉट मिला जिसमें हम सीहोर जिले को भी कैटर करेंगे, हम होशंगाबाद जिले को भी कैटर करेंगे और हम हरदा जिले को भी कैटर करेंगे। पर सीहोर वाले फिक्र ना करें, ये कहीं नियम में नहीं है कि जिले में एक ही अस्पताल, एक ही मेडिकल कॉलेज होगा। फिक्र क्यों करते? अगली सरकार बनने दीजिए, यहां की डिमांड होगी तो यहां भी बन जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदी जी ने, देखिए, पूरी दुनिया में डॉक्टर्स की कमी को लेकर चर्चा थी जी। मोदी जी ने पहली बार देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की परिकल्पना को स्थापित किया और सैकड़ों मेडिकल कॉलेज खुले हैं मोदी जी की सरकार ने। दिल्ली में भी सरकार बनने वाली है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनने वाली है। अभी जिले में बुधनी में खुला है, सीहोर में भी खुल जाएगा और आपने आज रिकमेंड कर दिया, फिक्र क्यों करते हैं? और ये तालियों ने बता दिया, जोरदार तालियां। सीहोर में अगली सरकार में मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाएगा अगर यहाँ के लोग मांग करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से सीहोर की मांग विश्वास जी तक पहुंच जाए। तो विश्वास जी, अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए चलते हैं। भाई, इतना सब कुछ तो कर दिए आप, फिर भी क्यों सरकार में बने रहना चाहते? जब सब कुछ कर दिए तो क्या करना बाकी है? थोड़ा ये भी तो बता दीजिए जिसके लिए फिर सरकार में आना चाहते हैं। देखिए, फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं और ये मैं बहुत अथॉरिटी के साथ आपके बीच में कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश का प्रधानमंत्री हो या गन्नू तिवारी के रूप में एक बूथ का छोटा सा हमारा कार्यकर्ता हो, जी, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो
चाहे विश्वास सारंग हो जी, चाहे सुदेश राय हो चाहे प्रिंस राठौर हो जी, हम एक विचार के लिए एक विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी, और ये मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं जी, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे के मूल वाक्य के साथ काम कर रहे हैं। दीनदयाल जी ने कहा था कि भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य राजनीति करने का अंत्योदय है, समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना। और यह बात भी जरूरी है कि लोकतंत्र में यदि आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता का कल्याण करना चाहते हैं, तो आपको सरकार में आना होगा। जब तक आप सरकार में नहीं आएंगे, जब तक आप सरकार के माध्यम से सरकार नहीं चलाएंगे, तब तक आप अपने विचार को अपने कार्यक्रम को जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि हम गरीब की सेवा करना चाहते हैं, यदि हम दुखी हीन की सेवा करना चाहते हैं, यदि अंत्योदय के सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं, समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो हमें चुनाव में जीतना पड़ेगा, सरकार में आना पड़ेगा और सरकार में आके ही तो हम ये काम करेंगे। इसलिए अभी तो बहुत लंबा सफर है और आगे ये प्रदेश इस देश का नंबर 1 का राज्य बने और ये देश दुनिया का नंबर 1 का राष्ट्र बने। इस देश को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए सरकार में आएंगे। एक बड़ा विरोधाभास रहता है भाई, कभी बोलते हो हम मजबूत विपक्ष चाहते हैं, कभी सब कुछ खुद ही जीत लेना चाहते हैं। ये दोनों चीजें कैसे होती हैं, थोड़ा इसमें भी समझा दें। मजबूत विपक्ष और सार्थक विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष। देखिए, विरोध करने के लिए विरोध किया जाएगा तो ये सार्थक विरोध नहीं है, सकारात्मक विरोध नहीं है। हम ये चाहते हैं कि चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, दोनों दिशा दिखाने वाला काम करना चाहिए। सरकार को आप भी दिशा दिखाएं और विपक्ष भी दिशा दिखाए, परंतु टंगड़ी अड़ाने के लिए विपक्ष में रहना ये ठीक नहीं है। इससे प्रदेश का भी नुकसान होता है और देश का भी नुकसान होता है। अब G20 सम्मेलन हो रहा है, यहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया नतमस्तक हो रही है हिंदुस्तान के सामने। भारत को लेकर पूरी दुनिया में परचम लहराया जा रहा है और हमारे भाई साहब बाबा जी बाहर जाके फिर हिंदुस्तान की सम्मान पर ठेस पहुंचा रहे हैं। जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उनके वक्तव्य, उनके कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, उनका काम, उनका तरीका, ये हिंदुस्तान का कुठाराघात करने का है। जी, इस देश में आप विरोध करिए देश के अंदर रहकर, पर यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं तो राहुल जी आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आप नेहरू परिवार के सदस्य हैं केवल इसलिए आपको फॉरेन में बुला दिया गया। आप इस हिंदुस्तान की एक बड़ी संसद के सदस्य है, इसलिए बुलाया गया। तो जब विपक्ष के लोग देश के मान और सम्मान पर ठेस पहुंचाएंगे तो ऐसे विपक्ष पर तो विचार करना ही पड़ेगा। अरे ये बताइए, ये जो सकारात्मक विरोध जो है वो कैसे होता है विश्वास जी, थोड़ा हमें समझाएं। मतलब आपकी ऐसी कौन सी रीति और नीति है जिसका उन्हें विरोध करना चाहिए तो आपको स्वीकार है? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं जैसे सकारात्मक बात आप कर रहे हैं जी, आपने मुझे उलझाने की, मुझे फंसाने की कोशिश की जी, आपने अलग अलग विषयों पर हमारी कमियों को बताने की कोशिश की जी, आप कमियां बताइए ना। देखिए, जब सरकार चलती है, प्रशासन चलता है, इतना बड़ा तंत्र रहता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी हो सकती है जी। पर संबल योजना यदि चल रही है तो उसमें टंगड़ी अड़ाना, यदि गरीब के घर में आ रहा है तो उसमें टंगड़ी अड़ाना, यदि लाडली बहना योजना के लिए हमने करोड़ों रुपए दे दिए तो उसमें टंगड़ी अड़ाना, ये नकारात्मकता है। अच्छा, और आप विकास करिए, विकास में साथ दीजिए। ये तो कांग्रेस भी कह रही है, वो कमलनाथ जी बताते हैं, वो दिग्विजय सिंह जी भी बताते हैं कि अच्छी भली प्रदेश के 55 लाख किसानों की कर्ज माफी की योजना पे हम काम कर रहे थे, आपने बीच में टंगड़ी अड़ा दी, अटक गया। आप अपनी टंगड़ी को लेकर कोई अफसोस नहीं करते? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आप याद करिए, जब राहुल गांधी साहब जी मध्य प्रदेश आए थे पिछले चुनाव के पहले, जी, कुर्ता पहने थे वो जी, कुर्ते की बाहें उठा उठा कर उन्होंने कहा था, सरकार बना दो, 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ होगा। जी, एक किसान बता दे, एक किसान का नाम बता दो जिसका 2 लाख का कर्जा माफ होगा। जी, हुआ हो? कहा था कुर्ते का बाहें उठा उठा के जी, हर बेरोजगार को 4,000 रुपए, यही कहा था ना, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। जी, एक बेरोजगार बता दो। टंगड़ी हमने नहीं अड़ाई जी, टंगड़ी ना हमने अड़ाई और ना अड़ाएंगे जी, जनता ने टंगड़ी अड़ाई और जनता ही टंगड़ी अड़ाएगी, ध्यान रखिए। जी। वो कांग्रेस
जिसका मध्य प्रदेश का प्रभारी, जिसकी बात हो रही है, जो रोज बैठकर टिकट बांटने की बात कर रहे हैं जी, वो सुरजेवाला जी कहते हैं कि जनता राक्षस है जी। वो राक्षस बोलने वाले व्यक्ति को आपने मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया जी। मध्य प्रदेश की जनता बताएगी कि राक्षस बोलने का परिणाम क्या निकलता है। उन्होंने कहा कि मैं जनता को श्राप देता हूं, जो देशभक्त भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी वो जनता को मैं श्राप देता हूं। तो ऐसे राक्षस बोलने वाले को प्रभारी बनाया है, तो जनता बताएगी, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हिमांशु जी, तो आखिरी 2 सवाल। आपने बताया टंगड़ी तो जनता ने अड़ाई थी, हम लोग खामखा में माननीय श्रीमंत महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया को श्रेय देते थे। बिल्कुल श्रेय दीजिए उनको। मैं इस मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को साधुवाद करता हूं जी। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो गली गली गए, गांव-गांव गए, सभाएं ली, कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा, पर कांग्रेस की सरकार उस बातों पर अडिग नहीं रही, उस कटिबद्धता को स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने लात मारकर भारतीय जनता पार्टी को चुना है, कांग्रेस को लात मारकर। ध्यान रखिए, वो किसी पद के कारण नहीं आए। मैं उन सब 28 विधायकों को साधुवाद करूंगा जी। देखिए, सरपंच और पंच इस्तीफा नहीं देता जी। उन्होंने उनके साथ आए हुए विधायकों ने विधायक थोड़ी छोड़ा, इसलिए कि यदि जनता से हमने वादा किया था और जनता का वादा हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो ऐसी सरकार का अंग बनने का हमें अधिकार नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने देशभक्ति का परिचय दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी में आए, ये उनकी जो कटिबद्धता है, ये उसका परिचायक है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोकप्रिय नेता आपके साथ आ गए, शासन ने जनता के हित में इतने सारे काम कर दिए, संगठन तो आपका अभूतपूर्व है ही, इसके बावजूद भी आप अपनी जीत का लक्ष्य क्यों घटा दिए विश्वास जी? ये आखिरी सवाल है भाई। 6 महीने पहले आपका नारा था आपकी बार 200 पार, अब बता रहे हैं 150 पार, सब कुछ इतना बढ़िया, तो 200 से 150 पे क्यों आए विश्वास? मुझे नहीं मालूम कि किसने 200 पार बोला था जी। मुझे ये मालूम है कि मेरे नेता अमित शाह जी ने 150 पार बोला है, और हम यथार्थ पर बात करते हैं, हम यथार्थ पर चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश की जनता है। और देखिए, ध्यान रखिए, यदि आपका यही मन है कि भाजपा 200 पार हो, तो क्यों फिक्र करते हैं? अभी तो चुनाव आने में बहुत देर है, अभी तो 150 से शुरू किया है। आपकी शुभकामनाएं रहेंगी, जनता का आशीर्वाद रहेगा, 200 पार भी होगा। फिक्र नेता की नहीं, दोस्तों की भी सुनेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नेता, और देखिए अमित शाह जी तो आ जाते हैं तो ही कांग्रेस के नेता घर में घुस जाते हैं। फिक्र क्यों कर रहा है? अमित शाह जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में परचम लहरा रही है। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ नेताओं के नाम हम ले, सबके नेता, अरे सबके नेता, मैंने पहले नाम लिया, आपने बोला शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र तोमर जी, BD शर्मा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, आप बताइए किस किस का नाम लूंगा? आप तो सबको जानते हैं। नहीं ना, भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, मैंने नाम लिया, सीहोर के कार्यकर्ताओं का भी नाम लिया। हम सब एक मंतव्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए, जनता की सेवा के लिए, एक विचार के पोषण के लिए, एक विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक मंतव्य के लिए काम कर रहे हैं, ये कहना विश्वास जी का है। विश्वास जी को भरोसा है कि उनकी पार्टी के शीर्ष नेता अमित शाह जी के द्वारा 150 पार का जो लक्ष्य दिया गया है, उसे प्रदेश भाजपा हर हाल हासिल करेगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता उनके इस विश्वास का कितना मान रखती है। पर विश्वास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यस्तों के बीच समय निकालकर सीहोर आने के लिए, और चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां विश्वास जी के सम्मान के लिए।